डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड पढ़ रहे थे। ये लेक्चर 8 है एलिगेंट माइंड्स में। अभी तक हम लोगों ने इसका थ्योरी पार्ट लगभग कंप्लीट कर लिया है। अब इसका एक्सरसाइज बचा हुआ है जिसको कि हम लोग आज देखेंगे। और एक्सरसाइज देखने से पहले अभी तक जो हम लोग पढ़े हैं थ्योरी में उसको एक बार ब्रीफली रिवाइज करना जरूरी है। तो पहले उसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पे जाएंगे हम। यहाँ पे जो समरी दिया हुआ है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी बुक में जो समरी दिया हुआ रहता है वहाँ पे आपको एक तो यहाँ से आपको ये आइडिया लगेगा कि इस चैप्टर में क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पता चलेगा आपको। और दूसरा यहाँ पे आपको रिवीजन में बहुत ही आसानी होता है कि हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा है वो आपको एक ही नज़र में दिख जाएगा। तो सबसे पहले इसका फर्स्ट पॉइंट जो है उसको लेते हैं हम लोग। फर्स्ट पॉइंट है द एबिलिटी ऑफ द आई टू फोकस ऑन बोथ नियर एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स। ह्यूमन आई का क्या है कि ह्यूमन आई नियर ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकता है और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर सकता है। ठीक है, बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ। और ऐसा पॉसिबल क्यों है? क्योंकि ह्यूमन आई में जो लेंस है उस लेंस का फोकल लेंथ एडजस्टेबल है। ये हम बहुत बार बोल चुके हैं और इसी को एकोमोडेशन ऑफ द आई बोलते हैं। ये एकोमोडेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इससे रिलेटेड जरूर आपको क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट था। और ये फोकल लेंथ जो एडजस्ट कर सकता है ह्यूमन आई, वो किस मसल्स के हेल्प से ऐसा पॉसिबल होता है? आपको याद होगा, हम आपको बताए हैं। ये सिलियरी मसल्स के हेल्प से पॉसिबल होता है। सिलियरी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है जिसके जिसके अकॉर्डिंग ह्यूमन लेंस जो है उसका कर्वेचर चेंज होता है। कर्वेचर चेंज होने से उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। फोकल लेंथ चेंज होने से उसका पावर चेंज होता है। और इस प्रकार हम नियर ऑब्जेक्ट को और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को दोनों को देख पाते हैं। ठीक है, तो इस पे हम बहुत इसको अच्छे से समझ चुके हैं, इसलिए अभी ज़्यादा टाइम नहीं देंगे इन सब चीज़ों पर। अब सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस at which the eye can see objects clearly without strain is called the near point of the eye। इस नियर पॉइंट को भी हम बहुत बार बोले हैं कि नियर पॉइंट क्या होता है। ये स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है या मिनिमम डिस्टेंस इसको आप बोल सकते हैं कि ह्यूमन आई मिनिमम जिस डिस्टेंस तक विदाउट स्ट्रेन ऑब्जेक्ट को देख सकता है उसको नियर पॉइंट बोलते हैं। और ये नियर पॉइंट होता कितना है? नॉर्मल विजन के लिए 25 सेंटीमीटर होता है। और मैक्सिमम डिस्टेंस जहाँ तक कि ह्यूमन आई देख सकता है ऑब्जेक्ट को उसको फार पॉइंट बोलते हैं। और फार पॉइंट कितना होता है? ह्यूमन आई का, नॉर्मल ह्यूमन आई का फार पॉइंट होता है, फार पॉइंट इन्फिनिटी होता है। ये हम बहुत बार देख चुके हैं, समझ चुके हैं। और अभी जब एक्सरसाइज करेंगे तो इन सब चीज़ों का यूज होगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट था, इसको भी हम लोग देख लिए। थर्ड पॉइंट क्या है? द कॉमन रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन इंक्लूड्स। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स हम लोगों ने पढ़ा था बहुत अच्छे से। रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट्स ऑफ विजन पढ़े थे हम लोग। इसमें क्या क्या पढ़े थे? मायोपिया पढ़े थे, हाइपरमेट्रोपिया पढ़े थे और प्रेस बायोपिया पढ़े थे। मायोपिया को शॉर्ट साइटेडनेस भी बोलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया को लॉन्ग साइटेडनेस भी बोलते हैं या फार साइटेडनेस भी बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया को। और अगर किसी पर्सन को मायोपिया प्लस हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो तो वैसे डिफेक्ट्स को हम लोग प्रेस बायोपिया बोलते हैं। ठीक है, और ये सभी डिफेक्ट्स जो है सूटेबल स्फेरिकल लेंस का यूज करके करेक्ट किया जा सकता है। ये सब हम लोग देखे थे। इसके अलावा एक चीज और देखे थे हम लोग कि ओल्ड एज में क्या होता है? पावर ऑफ एकोमोडेशन डिक्रीज हो जाता है पर्सन का, क्योंकि सिलियरी मसल्स ओल्ड एज में अच्छे से काम नहीं कर पाता है। उस केस में जो एकोमोडेशन पावर ऑफ एकोमोडेशन है ह्यूमन आई का वो अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है। ठीक है, ये सब चीज़ हम जानते हैं।
पढ़े हैं अच्छे से डिटेल से इसको। नेक्स्ट पॉइंट है द स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लाइट इनटू इट्स कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड डिस्पर्सन। डिस्पर्सन के बारे में हम लोग देखे हैं। डिस्पर्सन क्या होता है, हम लोग पढ़े थे ना प्रिज्म में कि वाइट लाइट इंसिडेंट हो रहा था और वो 7 कलर्स में स्प्लिट हो रहा था इमर्ज होने के बाद। तो इसी फिनोमेना को डिस्पर्सन बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग एक और फिनोमेना पढ़े थे लाइट का, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या था, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से ही हमको स्काई का कलर ब्लू दिखता है। ठीक है, तो ये सभी फिनोमेना इंपॉर्टेंट है और इस टेबल में जो भी दिया हुआ है ये सभी इंपॉर्टेंट था, जिसको कि हम लोग एक बार देख चुके हैं। अब हम लोग आते हैं इसके एक्सरसाइज पे। इस एक्सरसाइज में कुछ MCQ टाइप्स का क्वेश्चन है, पहले उसको हम लोग कर लेंगे और फिर आगे का प्रॉब्लम किया जाएगा। तो सबसे पहले इस फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ह्यूमन आई कैन फोकस एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट डिस्टेंसेस by adjusting the focal length of the eye lens. This is due to आपसे पूछ रहा है। ये अभी तुरंत हम पढ़े हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो देख रहे थे उसमें हम तुरंत पढ़े हैं। इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, प्रेस बायोपिया बोलते हैं? नहीं, प्रेस बायोपिया तो मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी पर्सन को है तब उसको प्रेस बायोपिया डिफेक्ट्स बोलते हैं। नियर साइटेडनेस किसको बोलते हैं, ये तो मायोपिया को बोलते हैं, और फार साइटेडनेस हाइपरमेट्रोपिया को बोलते हैं। लेकिन ह्यूमन आई में जो लेंस है उसका फोकल लेंथ एडजस्ट जो करता है वो किस वजह से पॉसिबल होता है, एकोमोडेशन की वजह से। और ये एकोमोडेशन करता कौन है, इसमें हेल्प कौन करता है, सिलियरी मसल्स। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। ह्यूमन आई में इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, कॉर्निया में फॉर्म होता है? नहीं, कॉर्निया तो आउटर मेम्ब्रेन है, इसमें फॉर्म नहीं होगा। आइरिस, आइरिस क्या था आप रिकॉल करिए, और प्यूपिल क्या था रिकॉल करिए। आइरिस क्या कर रहा था, ये भी एक मेम्ब्रेन है और ये क्या कर रहा था, प्यूपिल के साइज को कंट्रोल कर रहा था। ये जो होल है यहाँ पे ये प्यूपिल है और इसके दोनों साइड जो मेम्ब्रेन है ये आइरिस है। ठीक है, तो आइरिस का साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता है, उसके अकॉर्डिंग ये जो प्यूपिल है होल है इसका साइज इंक्रीज और डिक्रीज होगा। और इससे क्या होता था कि अमाउंट ऑफ लाइट कंट्रोल होता था, हमारे आई तक पहुंचने वाला लाइट अगर ज़्यादा लाइट में है कोई पर्सन तो ये क्या आइरिस एक्सपेंड कर जाएगा और प्यूपिल का साइज छोटा हो जाएगा, तो कम लाइट एंटर करेगा ह्यूमन आई में। वहीं अगर कोई पर्सन लो लाइट में है तो उस समय हमको ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए ज़्यादा लाइट का जरूरत पड़ेगा। उस केस में क्या होगा, ये आइरिस जो है ये क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा और ये प्यूपिल का साइज इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा साइज इसका, और ज़्यादा लाइट हमारे आई तक पहुंच पाएगा। तो ये भी आंसर नहीं होगा, ये भी आंसर नहीं होगा। हमसे तो पूछा जा रहा है ना कि इमेज कहाँ पे फॉर्म होता है, तो हम लोग रेटिना देखे थे जो कि मोस्ट सेंसिटिव सेल से बना हुआ होता है रेटिना हमारे आई में, जहां पर कि इमेज फॉर्म होता है। ठीक है, तो इसका आंसर रेटिना हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर ए यंग एडल्ट विथ नॉर्मल विजन इज अबाउट। ये अभी तुरंत हम लोग देखे हैं कि नॉर्मल विजन के केस में क्या होता है, रेंज क्या होता है 25 सेंटीमीटर से लेकर के कहाँ तक होता है, इन्फिनिटी तक होता है। ठीक है, मतलब एक नॉर्मल पर्सन, एडल्ट पर्सन एक नॉर्मल विजन के साथ उसको कोई डिफेक्ट नहीं हो तो उसका नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर होगा, फार पॉइंट इन्फिनिटी होगा। और इस डिस्टेंस के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हो, इस रेंज के बीच में कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उस ऑब्जेक्ट को एक नॉर्मल विजन पर्सन आसानी से देख सकता है। तो आपसे इसी नियर पॉइंट को ही लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन बोलते हैं। मतलब ये नियर पॉइंट पूछ रहा है, नॉर्मल विजन का क्या होता है, तो ये कितना होना चाहिए 25 सेंटीमीटर होना चाहिए।
यहाँ पे दिक्कत क्या होता है कि यूनिट कभी कभी हमसे मिस हो जाता है, यूनिट को हम ध्यान से नहीं देखते हैं। सभी जो डाटा है यहाँ पर मिलता जुलता है। 25 मीटर है तो नहीं होगा, सेंटीमीटर होना चाहिए। 2.5 सेंटीमीटर नहीं, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। 25 सेंटीमीटर सिर्फ सी में है, तो ये आंसर होगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। इस टाइप का एमसीक्यू में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। फोर्थ क्वेश्चन है, द चेंज इन फोकल लेंथ ऑफ एन आई लेंस इज काउज्ड बाय द एक्शन ऑफ द। फोकल लेंथ जो आई लेंस का चेंज होता है वो किसके वजह से होता है? प्यूपिल की वजह से होता है? नहीं, क्योंकि प्यूपिल तो अमाउंट ऑफ लाइट को कंट्रोल करता है। रेटिना क्या होता है? रेटिना पे तो इमेज फॉर्म होता है, ये भी आंसर नहीं होगा। आइरिस क्या करता है? आइरिस प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है, तो ये भी नहीं होगा। आंसर सिलियरी मसल्स होगा। ठीक है, इसके अलावा ये 5 नंबर, 6 नंबर और 7th नंबर जो क्वेश्चन है इसमें बहुत कुछ समझने के लिए है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे, और ये न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मिस नहीं करना है। तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे। अभी 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं हम। Why is a normal eye not able to see clearly the object placed closer than 25 सेंटीमीटर? मतलब नियर पॉइंट जो नॉर्मल विजन का होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है, और 25 सेंटीमीटर से अगर लेस डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है तो ह्यूमन आई उसको क्लियरली नहीं देख पाता है। ऐसा क्यों होता है? ये 25 सेंटीमीटर ही क्यों है लेस डिस्टेंस, ये आपसे पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए कि जो सिलियरी मसल्स है वो एक लिमिट तक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, उसमें ऐसा नहीं है कि वो लिमिटलेस कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, और उसी कॉन्ट्रैक्शन के अकॉर्डिंग जो फोकल लेंथ है आई लेंस का वो एडजस्ट होता है। तो वो 25 सेंटीमीटर से मतलब उसमें और इससे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता तब फिर हमारा नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से कम होता। तो इसी की वजह से जो नियर पॉइंट है ह्यूमन आई का वो 25 सेंटीमीटर है। आप समझ रहे होंगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये हम एक्सप्लेन किए हैं थ्योरी पार्ट जब कवर कर रहे थे उस समय भी। फिर 9th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। आपसे पूछा जा रहा है कि आई है, ठीक है, ये सभी कंसेप्ट का अभी यूज हम करेंगे जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ना, ये 3 क्वेश्चन जो है उसका, तब ये सभी कंसेप्ट यूज होगा। आपसे पूछ रहा है कि अगर हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर दें, पहले ऑब्जेक्ट यहाँ था और इस ऑब्जेक्ट को ह्यूमन आई देख रहा है, तो इसका इमेज कहाँ? रेटिना पे फॉर्म हो रहा होगा, तभी इस पर्सन को ये दिख रहा है ऑब्जेक्ट। अब इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन हम चेंज कर दिए, यहाँ ले आए इस ऑब्जेक्ट को, तो उस केस में इमेज का पोजीशन कहाँ पे बन रहा होगा? और ये दोनों ऑब्जेक्ट दिख रहा है ह्यूमन आई को। पहले जब यहाँ था उस समय भी दिख रहा था, जब इसका पोजीशन चेंज हो गया तो उसमें भी दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट का पोजीशन कुछ भी हो, इमेज का पोजीशन हमेशा फिक्स्ड रहता है, तभी हम देख पाते हैं। क्योंकि रेटिना पर अगर इमेज नहीं फॉर्म होगा तो फिर हम उस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाएंगे। और ऐसा पॉसिबल कैसे हो पाता है? क्योंकि वही एकोमोडेशन जो इसका नेचर है ह्यूमन आई का, कि अपने फोकल लेंथ को चेंज कर सकता है ये, उसी से ये इमेज के डिस्टेंस को चेंज नहीं करता है, क्योंकि इमेज हमको हमेशा रेटिना पर फॉर्म कराना होगा। अगर रेटिना पे इमेज फॉर्म नहीं होगा तो हमको वो दिखेगा ही नहीं, और इसको तो हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो ह्यूमन आई का जो लेंस का फोकल लेंथ है वही चेंज होता रहता है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर दूर जाएगा तो उसके अकॉर्डिंग इसका फोकल लेंथ कुछ और हो जाएगा, अगर ऑब्जेक्ट नज़दीक है तो फोकल लेंथ कुछ और हो जाएगा, लेकिन इमेज हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म होना चाहिए। तो वही आपसे पूछा गया था कि इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो इमेज का डिस्टेंस इसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, ये तो फिक्स्ड रहेगा, नो चेंज, हमेशा ये रेटिना पर ही बनेगा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। अगर आप इस टॉपिक को समझ रहे हैं तभी आप इसको बना पाएंगे। What happens to the image distance in the eye when we increase the distance of an object from the eye?
तो इमेज डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होता है, ये फिक्स्ड रहता है क्योंकि ये हमेशा रेटिना पर ही फॉर्म होता है इमेज। ठीक है। फिर 10th नंबर क्वेश्चन है, व्हाई डू स्टार्स ट्विंकल। तो स्टार्स क्यों ट्विंकल करता है ये हम समझे थे। ये किस फिनोमेना की वजह से ट्विंकल करता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन यही पढ़े थे हम लोग, और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन कैसे हो रहा था ये भी समझे थे। तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ही स्टार ट्विंकल करता हुआ नजर आता है हमको। ठीक है। इसके साथ और भी है, बुक में आप देखिएगा, हम पढ़ाए भी हैं आपको अच्छे से। इसका आंसर आप कर सकते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है, ऐसा क्यों होता है। स्टार्स तो ट्विंकल करता है जबकि प्लैनेट ट्विंकल नहीं करता है, ये भी हम लोग समझे थे थ्योरी पार्ट में। इसका रीजन क्या था कि प्लैनेट्स आर मच क्लोजर देन द स्टार्स। ये स्टार्स के रिस्पेक्ट में प्लैनेट्स अर्थ के बहुत क्लोज है, और अर्थ के बहुत क्लोज है तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन उस एक्सटेंट में नहीं हो पाता है जिस एक्सटेंट में स्टार्स के लिए होता है। इस वजह से प्लैनेट जो है हमको ट्विंकल करता हुआ नजर नहीं आता है। ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टीड ऑफ ब्लू टू एन एस्ट्रोनॉट। पहले तो समझिए कि स्काई ब्लू क्यों दिखता है हम लोगों को। अर्थ से जब हम स्काई को देखते हैं तो ब्लू क्यों नजर आता है, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट यही था ना, ये बहुत अच्छे से समझे थे और हम आपको बोले भी थे कि ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट ब्लू नजर आता है। ठीक है। और ये स्कैटरिंग होता कहाँ है, एटमॉस्फेयर में होता है। एटमॉस्फेयर में जो टाइनी पार्टिकल है उससे स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है, जिसकी वजह से हमको ब्लू कलर का दिखता है स्काई। लेकिन एस्ट्रोनॉट जो कि स्पेस में है, स्पेस में रहेगा ये, तो वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा। अब एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगा। अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा, यहाँ पे नो एटमॉस्फेयर है स्पेस में, ये तो आप जानते होंगे ना, नो एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर है नहीं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट भी नहीं होगा। स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगा तो इसको जो स्काई का कलर नजर आएगा वो डार्क नजर आएगा, या फिर आप कहें तो इसको ब्लैक नजर आएगा स्काई। आप ये कभी ऑब्जर्व भी कर सकते हैं, जब आप कभी प्लेन से सफ़र कर रहे होंगे और आपका प्लेन बहुत ही हाइट पर हो, तो उस केस में आपको आप अगर स्काई देखेंगे तो ब्लू नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे स्कैटरिंग हो नहीं रहा है, हम एटमॉस्फेयर के एभव में है। ठीक है। तो ये तो डार्क नज़र आएगा या ब्लैक नज़र आएगा, क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो नहीं रहा है। ये लगभग सभी पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। सिर्फ ये 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज का जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आपको ये बताना है कि आपको ये बताना है कि हाइपरमेट्रोपिया को करेक्ट करने के लिए, हाइपरमेट्रोपिया जो रिफ्रैक्टिव डिफेक्ट है ह्यूमन आई का, अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया अगर किसी पर्सन को है तो उसके लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे इसके करेक्शन के लिए। हाइपरमेट्रोपिया किसी पर्सन को अगर है डिफेक्ट, मेट्रोपिया, अगर किसी पर्सन को हाइपरमेट्रोपिया डिफेक्ट है तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे या कॉनकेव लेंस यूज करेंगे, ये आपको कमेंट में आंसर बताना है। ठीक है। अगर मेरे लेक्चर से आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तो आप हमें लाइक करके जताइए, ताकि हम मोटिवेट हो सकें और इस तरह का और भी लेक्चर्स आपके लिए ला सकें। ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग जो न्यूमेरिकल है इसका वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एलिगेंट माइंड्स। हम लोग मिलेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में।